बीए द्वितीय वर्ष में आज हम पढ़ रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है मुगल साम्राज्य के पतन के कारण, कि वो कौन से कारण थे जिन कारणों की वजह से मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। बाबर ने 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। अकबर के शासनकाल में यह साम्राज्य अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया था। जहांगीर ने इस साम्राज्य को वैभवपूर्ण बनाया और शाहजहां ने इसको ऐश्वर्यता प्रदान की। औरंगजेब के शासनकाल में यह वैभव और ऐश्वर्य धूमिल पड़ने लगा तथा उसकी मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होने लग गया। मुगल साम्राज्य के पतन के जो कारण थे वो निम्नलिखित कारण हैं। इन कारणों की वजह से मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। तो 1526 में बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां और शाहजहां के बाद औरंगजेब, जिसकी मृत्यु 1707 में हुई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके कमजोर उत्तराधिकारी, हालांकि उन्होंने काफ़ी वर्षों तक शासन किया, लेकिन वह सिर्फ उनमें कुछ शासक तो सिर्फ नाम मात्र के शासक थे और इस तरीके से मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे पतन अवश्यंभावी हो गया। तो और सबसे पहले हम कारणों में पढ़ते हैं औरंगजेब की धर्मांधता। औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी और धर्मांध शासक था। वह भारत को इस्लामी राज्य में परिवर्तित करना चाहता था। उसकी धर्मांधता ने समस्त हिंदू जाति को क्रोधित कर दिया, जिससे जाटों, सतनामियों, सिखों, मराठों आदि के विद्रोह फूट पड़े और समस्त साम्राज्य विद्रोह की आग में झुलसने लगा। हिंदू मंदिरों को ध्वस्त कर वहाँ की देव मूर्तियों को अपमानजनक ढंग से नष्ट किया गया तथा हिंदुओं पर जजिया कर लगाने से तो साम्राज्य के विनाश की पुष्टि होने लग गई। मतलब औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करवाया, उनकी जो देव मूर्तियां थी उनका अपमान किया गया और उसके शासनकाल में हिंदुओं के ऊपर जजिया कर लगाया गया। उसने शिया मुसलमानों को भी नष्ट करने के प्रयास किए। फलस्वरूप देश की न केवल हिंदू प्रजा ही उसकी शत्रु बनी, बल्कि शिया मुसलमान भी उसके कट्टर शत्रु बन गए। तो सबसे पहली थी औरंगजेब की धर्मांधता। दूसरे नंबर पे आता है मुगल सम्राटों की दुर्बलता है। औरंगजेब के उत्तराधिकारी चरित्रहीन और अयोग्य थे। वे तलवार के स्थान पर स्त्री और शराब से अधिक लगाव रखते थे। औरंगजेब के उत्तराधिकारी बहादुर शाह प्रथम को लोग मस्त राजा कहते थे। जहांदार शाह अपनी प्रेमिका लाल कुंवर के प्रेम में ही डूबा रहता था। फर्रुखसियर के समान तो मुगल वंश में कोई डरपोक शासक नहीं हुआ। अहमद शाह व उसके उत्तराधिकारी सर्वथा निकम्मे और पथभ्रष्ट थे। फलस्वरूप साम्राज्य की शक्ति स्वार्थी और षड्यंत्रकारी लोगों के हाथों में चली गई।
जिन्होंने साम्राज्य का सर्वनाश कर दिया। तीसरे नंबर पे आता है मुगल सामंतों का नैतिक पतन। जिस प्रकार मुगल सम्राटों का नैतिक पतन हो गया था, उसी प्रकार उनके सामंतों का भी नैतिक पतन हो गया। सामंतों में राजभक्ति और कर्तव्य परायणता का लोप हो गया और वे स्वार्थी तथा विलासी हो गए। यदि कोई सामंत योग्य होता तो वह स्वार्थी भी होता था और राज्य के प्रति वफादार नहीं होता था। सैयद बंधु, अवध का सूबेदार सफदरजंग और दक्षिण का सूबेदार निजाम यद्यपि योग्य थे, किंतु वे अत्यधिक स्वार्थी थे और उन्होंने मुगल बादशाहों को केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि का साधन बना दिया। मुगल सामंत जो थे वो साम्राज्य की शक्ति के आधार थे और जब सामंतों का नैतिक पतन हो गया तो साम्राज्य का आधार भी समाप्त हो गया। तो मुगल सामंतों का नैतिक पतन, यह भी मुगल साम्राज्य के पतन का एक कारण बना। इसके बाद आता है दोषपूर्ण सैनिक प्रणाली। मुगल सेना का मौलिक संगठन दोषपूर्ण था। इसकी अलग अलग टुकड़ियां अलग अलग मनसबदारों द्वारा भर्ती की जाती थी और वे उसी की देखरेख में कार्य करती थी। सैनिकों को शाही खजाने से वेतन ना मिलकर मनसबदारों द्वारा चुकाया जाता था। अतः सम्राट और सिपाहियों में कोई सीधा संबंध नहीं रह जाता था। सैनिक अपने मनसबदार को ही अपना सरदार मानते थे। अतः अपने मनसबदार के हितों के लिए शत्रु से रिश्वत लेकर सम्राट से विश्वासघात करना साधारण बात थी। इससे मुगल सेना का नैतिक पतन हो गया। सम्राट की भी कोई स्थायी सेना नहीं रह गई थी जिस पर वह अपना अधिकार कायम रख सके। इसके अतिरिक्त मुगलों ने बदलती हुई नवीन सैनिक प्रणाली के प्रति उदासीनता दिखलाई। पाश्चात्य हथियारों और नवीन युद्ध प्रणाली की उपेक्षा मुगलों के लिए घातक सिद्ध हुई। तो दोषपूर्ण सैनिक प्रणाली भी मुगल साम्राज्य का एक प्रमुख कारण बनी। सैनिकों का जो वेतन था वह मनसबदारों द्वारा चुकाया जाता था, तो सम्राट का सैनिकों से कोई सीधा संपर्क नहीं था। और इसके अलावा मुगलों ने जो युद्ध के नए ढंग थे उनका प्रयोग नहीं किया। पाश्चात्य हथियारों और नवीन युद्ध प्रणाली के प्रति उन्होंने उपेक्षा जाहिर की और जो मुगल साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हुई। इसके बाद आता है मुगलों की क्षीण आर्थिक स्थिति, मुगलों की कमजोर आर्थिक स्थिति। अकबर ने जिस पक्षपात रहित नीति का अवलंबन किया था उससे देश समृद्ध हुआ और सरकार की आय में भी वृद्धि हुई थी, किंतु उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में आर्थिक ढांचा बिल्कुल बिगड़ने लग गया था। सरकार ने उत्पादनों पर कर का इतना बोझ लाद दिया कि उससे वो बिल्कुल दब गए थे। ठेकेदारी प्रथा के कारण किसानों का शोषण होने लगा तथा सरकारी आय में भी कमी हुई। मुगल सम्राटों की फिजूल खर्ची ने देश को रसातल में भेज दिया। औरंगजेब के बाद के मुगल सम्राट लगभग दिवालिया होते चले गए
और ऐसी सरकार का जो अंत था वह निश्चित ही था। इसके बाद आता है मुगलों में उत्तराधिकार नियमों का अभाव। मुगल काल में उत्तराधिकार का कोई सामान्य नियम ना होने के कारण साम्राज्य में गृह युद्ध चलते रहते थे। हुमायूं का अपने महत्वाकांक्षी भाइयों से झगड़ा होता रहता था और जब भी उन्हें अवसर मिला उन्होंने अपने आप को सम्राट घोषित भी किया। फलस्वरूप हुमायूं को अपने भाइयों से युद्ध करना भी पड़ा। अकबर को भी अपने सौतेले भाई मिर्जा हकीम के विरुद्ध सेना भेजनी पड़ी। अकबर के पुत्र जहांगीर ने भी मुगल सिंहासन प्राप्त करने के लिए विद्रोह किया। अकबर का उत्तराधिकार प्राप्त करने के लिए जहांगीर के पुत्र खुसरो ने भी विद्रोह किया। शाहजहां के उत्तराधिकार के लिए तो उसके जीवन काल में ही उसके पुत्रों में इतना भीषण युद्ध हुआ कि सारा उत्तर भारत इस युद्ध से कांप उठा और इसके बाद उत्तराधिकार के लिए संघर्ष करना एक परंपरा बन गई। उत्तराधिकार संघर्षों के कारण मुगल साम्राज्य की जो नींव थी वह खोखली हो गई। मुगल साम्राज्य की नींव खोखली हो गई। इसके बाद आता है नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण। अपनी आंतरिक दुर्बलता के कारण मुगल साम्राज्य अत्यंत जर्जरित और कमजोर हो गया था। ऐसी स्थिति में विदेशी आक्रमणकारियों ने भी लाभ उठाने की कोशिश की। अतः मुगल साम्राज्य की जो शेष बची हुई शक्ति थी, प्रतिष्ठा थी और धन था, उसको 1739 में नादिर शाह के आक्रमण ने इस तरीके से नष्ट किया कि जिसकी पूर्ति कभी भी नहीं हो सकी। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को हराकर दिल्ली में कत्लेआम किया और लगभग 70 करोड़ रुपए और लगभग कई करोड़ रुपए की कीमत का मयूर सिंहासन और भारी संपदा तथा धन लूट करके अपने देश चला गया। इसके बाद नादिर शाह के सेनापति अहमद शाह अब्दाली ने 7 बार भारत पर आक्रमण किया और मुगल साम्राज्य को बिल्कुल छिन्न भिन्न कर दिया। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों से जो साम्राज्य की कमजोरी के ही परिणाम थे, साम्राज्य को धनहीन बना दिया, उत्तर भारत में व्यापार और उद्योग को बर्बाद कर दिया और साम्राज्य की सैनिक शक्ति भी नष्ट कर दी। इसके बाद आता है प्रांत पतियों के विद्रोह। मुगल साम्राज्य जब जर्जरित होकर पतन के कगार पर खड़ा था तो इसका फायदा उठाकर प्रांतपति भी अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने में लग गए। निजामुल मुल्क ने दक्षिण में जाकर अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया था और वह मराठों से मिलकर मुगल साम्राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र करने लग गया। अलीवर्दी खां ने बंगाल में और सुजात खां ने अवध में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। रुहेल अफगानों ने रुहेलखंड में अपनी सत्ता स्थापित करके विदेशी आक्रमणकारियों को मुगल साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध में मदद की। मुगलों की गिरती हुई दशा का लाभ उठाकर सिखों ने पंजाब में और मराठों ने महाराष्ट्र में अपनी शक्ति बढ़ानी आरंभ कर दी। तो ये थे मुगल साम्राज्य के पतन के कारण। इस प्रकार स्पष्ट है
कि योग व राजनीतिक नेताओं के अभाव में मुगल साम्राज्य लड़खड़ाने लगा और फिर इस लड़खड़ाते हुए साम्राज्य पर नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने जो घातक प्रहार किए, उससे मुगलों की रही सही जो शक्ति थी वह भी नष्ट हो गई। 17वीं शताब्दी में अंग्रेज यहाँ व्यापार करने आए और 18वीं शताब्दी में जब उन्होंने यहाँ अपने लिए अनुकूल परिस्थितियां देखी तो भारत में ही अपना साम्राज्य स्थापित करने की सोचने लगे और भारत में उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। शक्तिहीन मुगल सत्ता अंग्रेजों का सामना नहीं कर सकी और मुगल साम्राज्य का पूर्ण तरीके से पतन हो गया। तो ये थे मुगल साम्राज्य के पतन के कारण।